शेयर हो गई स्क्रीन। चलो ओके, यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे 42 तक। रिमूवल ऑफ यूट्रस, ये यहाँ तक हमने किए थे। अच्छा, एपिडेडमस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये बस कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बात क्लियर है, क्योंकि आपने याद रखना है कि एपिडेडमस किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपको वहां पे नाम भी बताए थे मैंने, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आपने उसको मेल और फीमेल में जो मैंने ट्रिक बताई थी वही याद रखनी है। मेल है तो हम उसको वुमेन में देखेंगे कि जो आंसर इसका होगा वो वॉल्फिन डक वाला होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। तो एपिडाडमस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद 646 पे क्या है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ वजाइना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 4.5 जो है ये पीएच ऑफ वजाइना है। ये इसको कहा जाता है एसिडिक पीएच भी है ये। जो भी 7 से कम पीएच होती है वो एसिडिक होती है, 7 वाली न्यूट्रल होती है। उसके ऊपर जो होती है 7 से वो अल्कलीन होती है। ये मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है। तो ये वेरी एसिडिक पीएच है। 4.5 तक होती है, बट ये इतना पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 653 पे जो क्वेश्चन है वो है कि होमोलागस टू यूट्रस इन मेल। मेल में यूट्रस की तरह होमोलागस या सिमिलर कौन सा ऑर्गन होता है? ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या क्या है? प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक वेजिकल से, सेमिनल वेजिकल से, एपिडेडमस से। तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो इसने फिर यहाँ पे भी मिस्टेक है। वेट स्कैन ने जो आंसर इसका दिया है वो ये सेमिनल वेजाइकल्स, सेमिनल वेजाइकल्स नहीं है, प्रोस्टेटिक वेजाइकल्स है। इनको कहा जाता है यूट्रस ऑफ मस्कुलाइन। ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो मतलब फीमेल में जो यूट्रस है और जो प्रोस्टेटिक वेजाइकल्स यहाँ पे मेल में, ये दोनों मुलेरियन डक्ट से डेवलप होते हैं। और आपको पता है कि मुलेरियन डक्ट किस में होती है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वहीं से बनता है। ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन सा ऑर्गन होमोलागस होता है यूट्रस के। तो वो है प्रोस्टेटिक वेजाइकल्स। ये आपने याद रखना है। ये मेल में प्रोस्टेटिक वेजाइकल्स और फीमेल में यूट्रस, ये इनकी सेम स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। ओव्यूलेशन इन मेमल्स इज प्रोसेस इन विच क्या होता है? एग इज फर्टिलाइज्ड इन फ्लोपिन ट्यूब, एग passes थ्रू फेम्ब्रिकस ऑफ फनेल, एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्राफिन follicles, अनफर्टिलाइज्ड एग passes आउट ऑफ फीमेल बॉडी। तो ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? सिंपली कि एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राफिन follicles। ठीक है, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो ओव्यूलेशन क्या होता है? जिसमें जो सेकेंडरी साइड से मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल से ओवर रिलीज होता है, तो उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है। पहले फेस में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स होती है। ठीक है, फॉलिकल्स बनते हैं स्मॉल ओवरी में। उसके बाद वहां पे कौन सा हार्मोन बनवाता है? एफएसएच बनवाता है। ठीक हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। तो वहां पे जाके फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं जिनको ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है, ग्राफिन फॉलिकल्स। उसके बाद ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। ठीक हो गया। ईस्ट्रोजन क्या करता है? वहां पे फीमेल में जो साइंस होती हैं ईस्ट्रस की वो शो करवाता है। ईस्ट्रस के बाद एलएच हार्मोन सर्ज होता है। एलएच हार्मोन चाक जो है ना वो ट्रिगर करता है किसको? ओव्यूलेशन को। तो वो एलएच हार्मोन जो है वो उन फॉलिकल्स को क्या करता है? थिन कर देता है। और वहां से एक एग रिलीज होता है, मेच्योर एग रिलीज होता है, जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है। तो ये एक पूरी एक जो है ना हायरार्की है, जिसकी इस हिसाब से जो है ना ओव्यूलेशन होती है। तो सिंपली ओव्यूलेशन किसे कहा जाता है? व्हेन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 656 पे क्या क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजिनोसिस इन मेनली अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ। स्पर्मेटोजिनोसिस किसके इन्फ्लुएंस से होता है? कौन से हार्मोन्स के? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेट्यूनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, पैराथ्राइड हार्मोन। तो याद रखना है सबसे पहले स्पर्मेटोजिनोसिस कहा किसे जाता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आपको उस दिन भी बताई थी, वहां पे जो है ना स्पर्म सेल बनते हैं। तो जो इस पूरे प्रोसेस को या फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजिनोसिस कहा जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजिनोसिस।
तो ये कौन सा हार्मोन इसको इन्फ्लुएंस करता है या रेगुलेट करता है, सिंपली बात है। तो आपने याद रखना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। अभी आप कहेंगे कि नहीं नहीं, सी नहीं, सी नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अच्छा, अभी आप आपके जहन में यही आएगा कि भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग तो फॉलिकल्स बनाता है ओवरी वगैरह में, तो इसका मेल में कहाँ से फंक्शन आ गया? तो इसका फंक्शन मेल में भी होता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। दो चीजें यहाँ से फिर रिपीट कर रहा हूँ। सार्टोलाइज सेल जो होते हैं, वहां पे जो नोरिशमेंट होती है ना, वो एफएसएच के थ्रू होती है। तो ये स्पर्मेटोजिनोसिस को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है हार्मोन, या रेगुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेन इसका फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, मेल में क्या होता है ये आपने याद रखना है, स्पर्मेटोजिनोसिस का। दूसरा होता है एलएच। एलएच का फंक्शन हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या पढ़ा था, कि ये ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है फीमेल में। ठीक है। और मेल में भी इसका फंक्शन होता है लेट्यूनाइजिंग हार्मोन एलएच का। ये जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेडिक सेल से निकलते हैं ना टेस्टोस्टेरोन, लेडिक सेल जो टेस्टिस में होते हैं, वहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पे जो रेगुलेशन होती है या स्टिमुलेशन होती है, अगर पूछा जाए कौन सा हार्मोन करवाता है, वो एलएच करवाता है। ठीक है। तो इन दोनों का ऐसा नहीं कि एफएसएच और एलएच सिर्फ फीमेल में ही इनका फंक्शन होता है, मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी इनका फंक्शन होता है। एफएसएच का स्पर्मेटोजिनोसिस का होता है, और एलएच का मेल में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को या लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने का होता है। तो ये आपने याद रखना। ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करते हैं 658 पे मौजूद है क्वेश्चन, के फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इन एम्ब्रियो अपीयर्स एट विच स्टेज। ठीक है, पहली इंडिकेशन जो होती है फिजियोलॉजिकल डिवीजन की, लेबर एंड एम्ब्रियो, वो कब शुरू होती है, कौन सी स्टेज में शुरू होती है? ऑप्शन क्या है? एक स्टेज, ब्लास्टूला स्टेज, गेस्ट्रूला स्टेज, मोरूला स्टेज। ये डिफरेंट स्टेज आपने याद रखनी है। ये आंसर इसका होगा जो है ना, गेस्ट्रूला स्टेज। बट आपने सबसे पहले इन सारी स्टेजेस को हमने पढ़ना है, तब जाके क्लियर होगा आंसर कि ये कहना चाहता है। क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपल करके मतलब बताऊं कि ये कि डिफरेंट सेल्स जो है या ऑर्गन्स जो है वो किस स्टेज में जो है ना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ये डिफरेंट एम्ब्रियो में एक स्टेजेस होती है। नंबर वन होती है एग स्टेज। एग स्टेज, यहाँ इसको आप जायगोट भी समझ सकते हैं। ठीक है, जायगोट कैसे? जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होते हैं, वो उसके बाद जब एग और स्पर्म यूनाइट होते हैं तो जायगोट बनता है, ये सबको क्लियर होगा। जायगोट सिंगल सेल होता है। क्या होता है? ये एक सिंगल सेल होता है। ठीक हो गया, जैसे पूरा एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद आती है स्टेज, मोरिला स्टेज की, जायगोट के बाद। ये आपने हायरार्की ये भी याद रखनी है। फिर आती है मोरिला स्टेज। मोरिला स्टेज में क्या होता है? जायगोट में ये माइटोटिक डिवीजन्स, ये सेल की डिवीजन्स होती हैं। ये पूरी डिटेल में नहीं जाना है, आपने यहाँ से एक एमसीक्यूज याद रखना है। मेरुला मोरिला स्टेज में क्या होता है? डिवीजन्स वगैरह होंगी, सेल की क्लीवेज होता है, वहां से एक सॉलिड बाल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कि मोरिला में क्या होता है? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ जिसको मलबरी शेप भी कहा जाता है, इसलिए इसको मोरिला कहा जाता है। सॉलिड बार लाइक स्ट्रक्चर, इसमें सेल होते हैं 16 to 32 सेल्स। ठीक है, ये होता है मोरिला स्टेज। यहाँ पे मतलब जो सेल्स बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, केविटी वगैरह कोई नहीं बनेगी। ये मोरिला स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्टूला स्टेज, मोरिला के बाद। ब्लास्टूला स्टेज में फिर क्या होता है, ये आपने याद रखना है, यहाँ से भी एमसीक्यूज है। यहाँ पे फुलड फिलेट एक कैविटी बनती है मरूला के बाद। कैविटीज बनना शुरू होती हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे एक दो सेल्स की फॉर्मेशन होती है ब्लास्टूला में। एक होता है इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। दूसरा होता है आउटर सेल लेयर। यहाँ इनर या आउटर करके भी समझ सकते हैं। जो इनर होता है इसको एम्ब्रियो ब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो ब्लास्ट। और जो आउटर होता है इसको ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं।
और ब्लास्टूला स्टेज को प्लूरीपोटेंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे जो एम्ब्रियो डिक्लेयर होता है उसे प्लूरीपोटेंट भी कहा जाता है। ये आपने वर्ड याद रखना है जरूर, पॉइंट। ये शायद 2018 में क्वेश्चन था ऐसा कोई, प्लूरीपोटेंट। ठीक है। प्लूरीपोटेंट किसे कहते हैं ये बताता हूँ। यहाँ पे इनर सेल, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर होगी। इनर को एम्ब्रोब्लास्ट, आउटर को ट्रोपोब्लास्ट। ठीक हो गया। ट्रोपोब्लास्ट मतलब वहां पे प्लेसेंटा वगैरह की फॉर्मेशन होगी, और इनर में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ये आपने सिंपल ही समझना है। ये ब्लास्टुला में आर्गन की डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पे आर्गन। प्लूरिपोटेंट इसको कहा जाता है, मतलब कि जो ओवरऑल ऑलमोस्ट बॉडी सेल्स होते हैं वहां इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे होती है ब्लास्टुला में एंटायर की, बट प्लेसेंटा की नहीं होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। प्लूरिपोटेंट सेल किसे कहते हैं? ऑल टाइप ऑफ बॉडी सेल्स की जो सिंथेसिस होती है वो यहाँ पे होती है, बट कोई न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। मतलब कौन से सेल्स? नर्वस सेल हो गए, मसल सेल हो गए, ब्लड, स्किन, ये ब्लास्टुला स्टेज। ये प्लूरिपोटेंट वाला वर्ड आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है ब्लास्टुला के बाद, वो आती है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है। गैस्ट्रुला स्टेज में आपने क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पे एक जो एम्ब्रियो जो है वो इसके पूरे फंक्शंस या लेयर्स बन जाते हैं, जिसमें एक्टोडर्म आपने सुना होगा। ठीक है। मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन लेयर यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन होती है लेबर की, जहाँ पे डिफरेंट परफॉर्म्स करते हैं फंक्शंस, वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकली क्लियर एंड फंक्शनली परफॉर्म्ड हो जाते हैं। लास्ट स्टेज होती है ये गेस्ट्रुला स्टेज, जहाँ पे ये पूरी चीजें एम्ब्रियो की बन जाती हैं। एक्टोडर्म बन जाता है। ये आगे क्वेश्चन भी है। एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम आ गया, मीजोडर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए, एंडोडर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा? ये तीन लेयर्स, इसकी स्टेजेस मैंने आपको बता दी, सॉरी। क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीजन, पहली जो इंडिकेशन होती है जिसमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इन एम्ब्रियो अपीयर होती है, वो कहाँ पे होती है? गेस्ट्रुला स्टेज में होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन। और ब्लास्टुला स्टेज से आपने प्लूरिपोटेंट वाला वर्ड याद रखना है। ये दो एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट थे। फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। जायगोट, जायगोट के बाद मोरिला स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुला, उसके बाद ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते। तो गैस्ट्रुला स्टेज में ये जर्म्स लेयर बनते हैं जिनको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डिविजन्स। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना, जिसमें ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आ जाते हैं। ये देखें, जैसे 668 पे क्वेश्चन है कि विथआउट कैविटी 32 सेल सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन इज कॉल्ड गैस्ट्रूला, ब्लास्टोफर, ब्लेस्टुला एंड मोरिला। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वहीं पे क्लियर करवा दिया था कि विथआउट कैविटी जो 16 to 32 बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे मोरिला कहा जाता है, या मलबरी शेप स्ट्रक्चर होती है। ये एक एमसीक्यूज भी देखो खुद बना हुआ है इसमें। ठीक है। ये वहां पे क्लियर करवा दिया, यहाँ पे जैसे आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यहाँ इनसे नीचे भी क्वेश्चन है, इनको डिटेल में समझते हैं। मैंने बता दिया रिप्रोडक्टिव कहाँ से बनता है, मीजोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम आपने याद रखना है। ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पूछे तो वो एक्टोडर्म से होगा, रिप्रोडक्टिव पूछे तो मीजोडर्म से होगा, और एंडोडर्म जो होता है इससे क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एम्ब्रियो का जो डेवलप होता है। ये तीन लेयर्स होते हैं जो कहाँ पे बनते हैं? गेस्ट्रुला स्टेज में बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 670 पे, पेपर के हवाले से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेमल्स टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ ओविडक्ट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ओविडक्ट में तो होती है, सबको पता है, बट ओविडक्ट के भी कौन से पार्ट में होती है? डिस्टल पार्ट में होती है, प्रोक्सिमल पार्ट में होती है, यूट्रस, ओवरी, तो ये तो होंगे भी नहीं दोनों ऑप्शन, क्योंकि ओविडक्ट हमें पता है। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और भी क्लियर है, कहाँ पे होती है ओविडक्ट में? आप सबको क्लियर है, एनिमल रिफ्रेशर में भी बताया था, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन जो होती है वहां पे होती है। अगर ऑप्शन में ये मौजूद है फिर तो बात आसान है, एम्पेलरी
स्तमिक जंक्शन जो बनती है, वहां पे ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। अभी ये कौन सा पार्ट होता है, डिस्टल होता है या प्रोक्सिमल होता है, ये आपने जेहन में बिठाना है। ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है। डिस्टल किसे कहा जाता है, अवे फ्रॉम यूट्रस या अवे फ्रॉम ओवरी। प्रोक्सिमल किसे कहा जाता है, नियर बाय को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसने जो आंसर दिया है ना, वेट स्केन ने, वो दिया है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। बट ये आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे वेट स्केन का प्रोक्सिमल में नहीं होती है, यहाँ होती है फर्टिलाइजेशन डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। ठीक है, साइंटिफिकली बता रहा हूँ। तो डिस्टल पार्ट जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। डिस्टल पार्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम यूट्रस। तो यूट्रस से अवे है, मतलब टुवर्ड्स ओवर ही हो गया ना। प्रोक्सिमल का क्या मतलब है, नियर बाय यूट्रस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब अवे फ्रॉम ओवरी हो गया। तो ये आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो है ये होता है नियर बाय ओवरी, और ये ओविडक्ट का पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होती है, डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये एमसीक्यूज आपने याद करना है। बाकी वेट स्केल से आप अगर देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन शायद करेक्ट है, वो रॉन्ग है आंसर। क्योंकि काफी मिस्टेक्स इसमें है, मैंने भी आपको काफी यहाँ पे दिखाई हैं कि इसमें मिस्टेक्स मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि, अच्छा ये 673 पे क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड, गेमेट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजिनोसिस, स्पर्मियोजिनोसिस, गेमाटोजिनोसिस, ओजिनोसिस। ठीक है, ये तो सिंपल वर्ड है, गेमेट्स का वर्ड दिया हुआ है, तो गेमेट्स को क्या कहा जाता है, गेमाटोजिनोसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन को, गेमेट्स क्या होते हैं, मतलब जिसमें मेल के स्पर्म्स हो गए और फीमेल से जो एग या ओव्यूम रिलीज होते हैं, ये इनकी फॉर्मेशन को, दोनों की फॉर्मेशन को कहा जाता है गेमाटोजिनोसिस। और जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्पर्मेटोजिनोसिस तो बता दिया है आपको, वहां पे क्लियर करवाया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की जो सिंथेसिस होती है। और जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है ना, ये फिर क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटेड्स जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, ये स्पर्म्स जब इमेच्योर होते हैं उनको कहा जाता है स्पर्मेटेड्स। स्पर्मेटेड्स जब ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं मेच्योर स्पर्मेटोजोआ में, तो उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यह आपने वर्ड याद रखना है। ये सेकंड लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जब स्पर्मेटेड्स कन्वर्ट होते हैं मेच्योर स्पर्मेटोजोआ में, तो इस प्रोसेस को बी ऑप्शन कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ओजिनोसिस कैसे कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग्स की फॉर्मेशन को ओजिनोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी इतना वो तो नहीं है। 681 पे के डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, मार्फोजिनोसिस, एम्ब्रियोजिनोसिस, ब्लास्टोजिनोसिस, पार्थिनोजिनोसिस। तो ये भी आपने, आप सबको आ रहा होगा, पार्थिनोजिनोसिस जो होता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म्स वगैरह कर नहीं होंगे। ये नेचुरली कुछ जो है ना, उसमें होते हैं, जैसे हॉनी बी हो गया, एम्स हो गए, या कुछ रेप्टाइल्स वगैरह, उनमें हो जाती है। अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है ना डेवलपमेंट होती है, इसको पार्थिनोजिनोसिस कहा जाता है। ये वैसे प्लांट साइंस में टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, बट आपको बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अच्छा 684 पे क्वेश्चन क्या है कि विच एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म्स मैक्सिमम स्ट्रक्चर, एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, या सोमेटिक एक्टोडर्म। तो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो कौन से लेयर में बनती है, ये भी आपने याद रखनी है। एम्ब्रियो का कौन सा लेयर होता है, वो होता है मिजोडर्म। ठीक है, मिजोडर्म जो होता है ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता है बॉडी की। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के नाम पे एक एक बताया था, जैसे एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम याद करने के लिए एमसीक्यू ऐसे ही आते, नर्वस सिस्टम, मिजोडर्म से रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
और एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एम्ब्रियो का बनता है। बाकी जो मेसोडर्म होता है ना, इसमें बोन्स भी बनते हैं। बोन्स कार्टिलेज हो गए, मसल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, किडनी, यूरेटर, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब चीजें तकरीबन मोस्टली जो ऑर्गन्स होते हैं या उनकी फॉर्मेशन होती है, मैक्सिमम वो मेसोडर्म लेयर में होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो अगर पूछ ले ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेसोडर्म में ये सारी चीजें होती हैं। एक्टोडर्म वगैरह से आपने ये बस नर्वस सिस्टम याद रखना है। बाकी कोई एपिडर्मिस, स्किन की हो गई, हेयर्स, नेल, ये भी एक्टोडर्म से बनते हैं। बाकी ऐसे जिनसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये 700 में देखेंगे, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर गेमाटोजिनोसिस। ये गेमेट्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सी विटामिन नेसेसरी होती है, असेंशियल होती है। ठीक है। तो गेमाटोजिनोसिस है मतलब ये रिप्रोडक्टिव, आपने लिंक करना है। रिप्रोडक्टिव में आपको एक विटामिन मैंने बताई थी कौन सी होती है जो वहां पे फर्टिलिटी वगैरह करवाती है, वो है विटामिन ई। ठीक है। विटामिन ई आपने याद रखनी है। ये फर्टिलाइजेशन या फर्टिलिटी जो होती है उसमें इंतहाई जरूरी होती है। ऑप्शन में देखें, ये टोकोफेरोल विटामिन ई को कहा जाता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड सी हो गया, निकोटीनिक एसिड राइबोफ्लोविन। तो ये टोकोफेरोल, या ब्रैकेट में ई इसने लिखा हुआ है, विटामिन ई है। ये गेमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है ये इसमें असेंशनल होती है। वैसे भी ये फर्टिलिटी या जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन का अगर पूछ ले कि उसमें कौन सी जो विटामिन इन्वॉल्व होती है, विटामिन ई होती है, ये अपने याद। अगर इसकी कमी हो जाती है एनिमल्स में तो वो इनफर्टिलिटी काज करवाती है। ये एमसीक्यूज भी बताया है आपको। ठीक है। इनफर्टिलिटी विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, 702 पे क्या है कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ सर्वेक्स। रिपनिंग ऑफ सर्वेक्स के लिए कौन सा, रिपनिंग का क्या मतलब होता है? जहाँ पे सर्वेक्स रिलैक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है या डायलेट हो जाता है। ठीक है। कौन से हार्मोन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ईस्ट्रोजन, रिलैक्सेन, कार्टिसोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, बोथ ए एंड बी। तो ये आपने याद रखना है कौन से होते हैं, कार्टिसोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक हो गया। फीटल कार्टिसोल जो होता है ये, और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन ये पीजी 2। ये दोनों क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं सर्वेक्स को, या फाइबर्स वगैरह जो वहां पे मौजूद होते हैं उनके ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि डायलेशन अच्छी हो सके। ठीक हो गया। तो ये बट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। उसके बाद द 707 पे देखते हैं कि मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल सेक्युलाई ऑफ पार्चुरेशन। मतलब पार्चुरेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा रिजल्ट होता है, क्या चीजें होती है? डायस्टो क्या ज्यादा होता है, मेट्राइटिस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी थोड़ा ऑल ऑफ दीज आप करेंगे, ऑल ऑफ दीज आपने नहीं करना है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा ये मोस्ट पैथोलॉजिकल इशू होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है। बाकियों को जो है ना इशू हल हो जाता है, अगर ये प्लेसेंटा की रिटेंशन हो गई तो ये वेरी डेंजरस कंडीशन होती है, होती जो है ना पार्चुरेशन के दौरान पैथोलॉजिकल सेक्युलाई होता है। ठीक है। रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, या ये किसमें हमने पढ़ा था, थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन में। ठीक है। तो ये जो है ना अगर एक्सपेल्ड नहीं हुई नॉर्मल टाइम पे काल्विंग के बाद तो ये वेरी डेंजरस हो जाती है। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जो है ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है। सी ऑप्शन ये होगा। सो की ओवरी को किस शेप की होती है? मलबरी शेप या ग्रेप्स के जो है ना शेप्स की तरह होती है। बीन शेप किसकी होती है? मेयर की होती है, ये क्वेश्चन बताया हुआ है। अलमंड शेप ये रुमिनेंट जो होते हैं उनकी होती है। ठीक है। मलबरी शेप या इनको ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अच्छा, 712 में क्वेश्चन क्या है कि इनकेटल ब्लास्टोसिस्ट डेवलप आफ्टर 3 to 4 days ऑफ ओव्यूलेशन, 2 to 6 days ऑफ ओव्यूलेशन, 6 to 8 days ऑफ ओव्यूलेशन।
तो ये वही जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला स्टेज बताई थी आपको। मतलब ओव्यूलेशन के बाद वो कितने दिन में बन जाते, आपने याद रखना है 6 to 8 डेज में बन जाते हैं ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है। मतलब पहले फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ये क्लीवेज वाला जो प्रोसेस बताया था जिसमें जायगोट वाले सेल में डिविजन्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद मोरुला स्टेज बनती है जायगोट के बाद। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट या जिसको ब्लास्टूला स्टेज कहा जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये ओव्यूलेशन के बाद 6 से 8 दिन में होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जिसमें कैविटीज वगैरह वही सिंपल बताया बन जाती हैं, या प्लूरिपोटेंट सेल भी इसको कहा जाता है। फिर आपने क्वेश्चन देखना है। अच्छा, ये भी आपने याद रखनी है, पीएच ऑफ सीमन ऑफ बुल, बुल के सीमन की पीएच भी पता होनी चाहिए, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने याद रखना है 6.8 से 6.9 तक होती है। ये छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। ये जैसे वजेना की पीएच थी इसकी थी, या जो है ना हमने वो भी पढ़ी थी कि होल सीमन की जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। 6.8 से 6.9 के करीब होती है, तो ये स्लाइटली एसिडिक होती है। स्लाइटली एसिडिक, कभी कभी ये वर्ड्स भी दे देता है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली अल्कलाइन है। तो स्लाइटली एसिडिक आपने याद रखनी है। ठीक है, 6.8 से 6.9 तक होती है सीमन ऑफ बुल की पीएच। फिर देखते हैं ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पेपर के हवाले से आ सकता है कि विच टाइप ऑफ मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इन स्पर्म्स इन इज मोस्ट सीरियस। कौन सी मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज जो होती है वो सीरियस होती है स्पर्म्स की फॉर्मेशन के दौरान? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल आर इक्वल वैल्यू। आपने याद रखना है प्राइमरी जो होती है ये जो है ना बहुत ही डेंजरस या मोस्ट सीरियस होती है। ठीक है, अभी क्या होता है स्पर्म्स की जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो जो सीरियस है वो प्राइमरी हो गई। प्राइमरी में क्या होता है, स्पर्मेटोजिनोसिस की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोजिनोसिस बनता है। अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो एबनॉर्मल हेड भी बन सकता है, या हेड डिटेच नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है ना। अगर यहाँ पे कोई चीज या डिफेक्ट आ गया तो फर्टिलिटी आगे नहीं जा पाएगी। तो प्राइमरी मोस्ट जो है ना सीरियस केस होता है। उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है, मेचुरेशन वगैरह होती है स्पर्म्स की, एपिडाइडमस वाला केस होता है। उसके बाद टर्शरी में आपने याद रखना है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। स्पर्म्स की जो टर्शरी स्टेज होती है ये इसमें एबनॉर्मलिटीज तब आती हैं जब कोई हैंडलिंग में इशू हो। सीमन वगैरह को हैंडलिंग करने के दौरान कोई इशू आ जाता है तो टर्शरी एबनॉर्मलिटीज तस्लीम की जाती है। हैंडलिंग का आपने याद रखना है, हैंडलिंग हो गया, कलेक्शन हो गई। ठीक है, या उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई। इसके दौरान अगर कोई भी बात आगे पीछे हो गई तो जो एबनॉर्मलिटीज तस्लीम की जाएगी वो की जाएगी टर्शरी एबनॉर्मलिटीज। यह आपने याद रखना है। तो 3 किस्म की ऑर्डर होता है सीरियसनेस का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे कॉमन प्राइमरी होती है। अगर स्टोरेज, हैंडलिंग या प्रोसेसिंग के दौरान कोई एबनॉर्मलिटी आ गई तो वो टर्शरी कही जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, स्टीरॉइड है, पॉलीपेप्टाइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है। तो ये मैंने शायद पहले भी बताया, ऑक्सीटोसिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये आपने याद रखना है, स्टीरॉइड नहीं करना है। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या है, मतलब वो मेड ऑफ अमाइनो एसिड से बना होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। स्टीरॉइड में आपको मैंने बता चुका, और मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इनसे एमसीक्यूज आपने फ्री याद रखना है। स्टीरॉइड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बनते हैं, इसमें ईस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्ट्रॉन आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया। ये तीनों किसमें आते हैं, स्टीरॉइड में आते हैं। ठीक हो गया। तो ऑक्सीटोसिन आपने याद रखना है, इसकी नेचर पॉलीपेप्टाइड होती है, ना कि स्टीरॉइड होती है। फिर आते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर्स। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, लॉन्ग डे ब्रीडर इज ईवे, मेरे, गोट है, नन ऑफ दीज। जो है ना लॉन्ग डे ब्रीडर कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो हीट या स्ट्रेस में आते हैं जब दिन जो है बड़े होते हैं, और रातें जो है नाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है, तो उनको लॉन्ग डे ब्रीडर कहा जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मेर। ठीक है, जो मेर है वो जो है लॉन्ग डे ब्रीडर मानी जाती है।
स्प्रिंग या समर में जो है ना ये ईस्टर्स में ज्यादा आते हैं। ठीक हो गई आपने। फिर इसके अपोजिट एनिमल रिफ्रेशर में हमने पढ़ा था शॉर्ट वेव ब्रीडर भी होते हैं। शॉर्ट वेव ब्रीडर फिर वो कौन होंगे जो ईस्टर्स में आएंगे जब दिन जो है वो छोटे होंगे, नाइट्स जो होंगी वो बड़ी होंगी, लॉन्गर होंगी, मतलब विंटर वाले टाइम में, तो उनको शॉर्ट वेव ब्रीडर कहा जाता है, जिसमें ईव आ गया, गोट आ गई, ये शॉर्ट वेव ब्रीडर में। मेयर को आपने याद रखना है लॉन्ग डे ब्रीडर, और इसकी अगर उसमें मंथ के हिसाब से सीजन पूछ ले तो फरवरी का जो मंथ होता है उसमें इसकी जो है ना ईस्टर्स की सीजन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 733, ये भी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन है कि फीमेल विच इज नॉट कंसीव्ड आर कार्व्ड नॉट अ सिंगल टाइम, तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉट का वर्ड है तो क्या प्रेमी पारा, मल्टी पारा, नली पारा। ठीक है, जो नली पारा होती है उससे कहा जाता है जो कभी भी लाइफ में या सिंगल काल्विंग उसकी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, या प्रेमी पारा हमने कल पढ़ा था, मल्टी पारा ये आपको क्लियर होंगे, तो ये आपने याद रखना है। तो नली पारा को कहा जाता है। इससे ऊपर ये वाला क्वेश्चन शायद ये छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपने याद रखना है। इन विच स्पीशीज टेम्पररी टीथ इंगोर्जमेंट इज फाउंड इज द साइन ऑफ हीट। कौन से एनिमल में टेम्पररी टीथ इंगोर्जमेंट जो होती है वो देखी जाती है ड्यूरिंग स्ट्रेस? मेयर में देखी जाती है, बफेलो में देखी जाती है, काऊ में देखी जाती है, या ईव में देखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन है ये भी पेपर के हवाले से। आपने याद रखना है ये बफेलो में ईस्ट्रस की साइन होती है। मतलब इसका क्या होता है, जो टीट्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, या स्वेलिंग हो जाती है उनमें। तो ये एक जो है ना साइन ऑफ हीट होती है बफेलो में। ठीक है, जैसे दूसरी साइंस भी हमने पढ़ी है, म्यूकस का डिस्चार्ज होना, रेस्टलेस, माउंटिंग कंडीशन। बफेलो में ये जो है ना क्या कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ईस्ट्रस ऑफ साइन का, टेम्पररी टीथ इंगोर्जमेंट, या जिसको टीटीई कहा जाता है। तो ये जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने बफेलो डायरेक्ट जहन में रखना है। तो ये बफेलो में देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइम ऑफ, पढ़ा चुका हूँ, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी इन काऊ, ये पता हो आपको, मैंने पहले बताया भी है, 16 to 17 डेज। पहले जो 16 to 17 डेज होते हैं इसमें मैटरनल रिकॉग्निशन होती है, जो है ना काऊ में, मतलब एम्ब्रियो सिग्नल देता है मदर को, काऊ को, के आई एम प्रेजेंट। ठीक है, ये डिटेल में एनिमल रिफ्रेशर में पढ़ाया था मैटरनल रिकॉग्निशन, और ये कौन करवाता है? इंटरफेरॉन तो करवाते हैं। इंटरफेरॉन, ये आपने याद रखना है, ये करवाता है। सौ में कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन करवाता है, ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कब होता है? 16 to 17 डेज में ये होती है प्रेगनेंसी में मैटरनल रिकॉग्निशन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट है, उसके बाद शायद क्वेश्चन भी हमारा वो हो जाएगा। 738 पे क्वेश्चन क्या है कि सर्विकल स्टार, स्टार मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कौन से, किस में मौजूद होते हैं सर्विकल स्टार? काऊ में, बिच में, मेयर में, डी ऑप्शन है सो में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? मेयर का। मेयर में सर्विकल स्टार देखा जाता है, मतलब सर्वेक्स जो है स्टार शेप का देखा जाता है। ठीक है, स्टार शेप का। तो ये भी मेयर में एक अलग सा फीचर होता है सर्विकल स्टार। पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी बात आ जाए सर्विकल स्टार किस में पाया जाता है? मेयर में पाया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, कल इसको ये लास्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस। कल या इसको फ्राइडे का दिन खत्म करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे जो भी क्वेश्चंस आए।